2010 अहमदाबाद। कोर्ट के बाहर मीडिया की सुनामी लगी हुई थी। कैमरास एक ही डायरेक्शन में पॉइंट किए गए थे। रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, सिक्योरिटी पर्सनल भीड़ को पुश कर रहे थे और उन सब के बीच एक आदमी बिना एक्सप्रेशन के सीधा चल रहा था और वो थे अमित शाह। गुजरात के आला अफसरों पर सच छुपाने के आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये केस सीबीआई को सौंपने का हुक्म सुनाया। The CBI has questioned former Gujarat Minister Amit Shah for over 6 hours today on the Sohrabuddin fake encounter case and will pick up that questioning again. 37 questions on Sohrabuddin Sheikh's death. Questions including, did he know Sohrabuddin was an extortionist? Did he sanction his killing? In the subsequent statements to CBI, he has directly named Amit Shah as the one who had called DG Vanjara and asked him to eliminate सोहराबुद्दीन's wife कौसर बी। गुजरात के सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से एक, नरेंद्र मोदी के सबसे ट्रस्टेड साथी, उस दिन एक अक्यूज्ड बनकर सीबीआई कस्टडी में खड़े थे। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी आरोप फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कांग्रेस सरकार के इशारे पर बनाया गया एक गलत कच्चा चिट्ठा है। श्री अमित शाह संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उन पर लगाए गए सारी बातें फैब्रिकेटेड हैं। इसी तरह का बेजा इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ सिवाय इमरजेंसी के। जिस प्रकार से अमित शाह के विरुद्ध सीबीआई ने एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया है। True, we are building on this presumption that the whole thing is false. It's been built up on very flimsy grounds, which I'm sure Dr. Singhvi can explain better. Cannot even stand. उस वक्त एक नैरेटिव एग्रेसिवली बिल्ड किया जा रहा था कि अमित शाह सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं मॉरली भी एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे तमाशे के अंदर एक और कहानी चल रही थी, अ डीपर पॉलिटिकल वॉर। क्योंकि दिल्ली में कई लोगों के लिए ये अमित शाह का केस एक डिसमेंटलिंग ऑपरेशन था, जिसका एक्चुअल टारगेट था वो पॉलिटिकल मशीन जो गुजरात बिल्ड कर रही थी। 2010 में गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑपरेटर कोर्ट रूम में एक मर्डर अक्यूज की तरह खड़ा था। कांग्रेस ने अपना दाव खेल लिया था और अब बारी थी अमित शाह की। इस कहानी की शुरुआत होती है 2001 से। दिल्ली बीजेपी लीडरशिप एक रिस्की एक्सपेरिमेंट करती है और नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। मोदी जी के पास करिश्मा था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ना के बराबर। पार्टी के अंदर भी रेजिस्टेंस चल रहा था और बहुत लोगों को लग रहा था कि ये एक टेम्पररी डिप्लॉयमेंट होगा। लेकिन गुजरात में एक और आदमी मोदी जी के साथ राइज कर रहा था और वो थे अमित शाह। पब्लिक रैलीज में उनका नाम नहीं गूंजता था, टीवी डिबेट्स में उनकी क्लिप्स वायरल नहीं होती थी, लेकिन गुजरात बीजेपी के अंदर उनकी रेपुटेशन अलग थी। वो भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वो सिस्टम चलाने वाले नेता थे और यही चीज उनको डेंजरस बनाती थी। तो चुनाव जीतना हमारा काम है, चुनाव को हम जीतते हैं। 2002 में एक ऐसा ट्रेजिक हादसा हुआ जिसने गुजरात को हमेशा के लिए बदल दिया और वो था गोधरा। साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगाई गई, कार सेवक वीर गति को प्राप्त हो गए एंड गुजरात एक्सप्लोडेड आफ्टर दिस इंसिडेंट। एंड सेकेंडली the complicity of the state, the utter and absolute absence of the rule of law. Not only has the violence to be curbed, but a sense of security has to be communicated to all citizens of Gujarat. पहली गोली यहाँ लगी थी पेट पे, तो भूसट बांध लिया था ऐसे करके। दूसरी गोली यहाँ लगी थी तो हाथ से हरा रहे थे ऐसे। तीसरी गोली यहाँ लगी तो नीचे गिर गए। The ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Their ideology, which is called Hindutva, which means one nation, one race, one culture, one language, one religion, is in place here in the state of Gujarat. And then it's our wisest to ensure that they will never rise again as a people. Not only enough, but excellent work they have done. Excellent work. Excellent work they have done. Within 72 hours, we were able to control such a violence. कांग्रेस को लग रहा था कि मोदी जी पॉलिटिकली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेशनल मीडिया का भी लार्जली यही अजम्पशन था। लेकिन फिर 2002 के इलेक्शन आए और रिजल्ट ने सबके कैलकुलेशन को हिला दिया। बीजेपी डिसाइसिवली जीत गई। भारतीय जनता पार्टी ने घोर विरोध કર્યો છે। આ સરકાર એમની इसी मूवमेंट के बाद मोदी शाह पार्टनरशिप ऑफिशियली सीमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, अमित शाह सिर्फ मोदी के लॉयलिस्ट नहीं थे, वो उनके पॉलिटिकल आर्किटेक्ट थे। ये बताइए आप और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
मोदी जी क्राउड साइकोलॉजी समझते थे और अमित शाह इलेक्शन के मैकेनिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेडिशनली इमोशन ड्रिवन थी, कास्ट ब्लॉक्स, रिलीजियस ब्लॉक्स, लोकल सत्रप, नारेबाजी, लेकिन शाह पॉलिटिक्स को इंजीनियरिंग की तरह देखते थे। कौन सा कैंडिडेट किस बूथ में वीक है, कौन सा कम्युनिटी लीडर वोट को शिफ्ट कर सकता है, ये ऑब्सेशन लेवल डिटेलिंग थी। आज पॉलिटिकल पार्टीज डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। 2002 और 3 में अमित शाह ऑलरेडी हाइपर लोकल इलेक्शन सिस्टम्स बिल्ड कर रहे थे। इसी वजह से गुजरात बीजेपी धीरे धीरे इलेक्शन मशीन में ट्रांसफॉर्म हो गया। मोदी जी उस मशीन का चेहरा थे और अमित शाह उस मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी तो प्रॉब्लम थे ही, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम थी अमित शाह की, क्योंकि कांग्रेस सालों से एक इलेक्शन टेम्पलेट पे काम करती थी। मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन, अर्बन हिंदू फ्रेगमेंटेशन, रीजनल नेटवर्क्स, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने इस टेम्पलेट को ब्रेक कर दिया। ऑल थैंक्स टू अमित शाह। उन्होंने पॉलिटिक्स को इमोशनल कोएलिशन से ऑपरेशनल कोएलिशन में कन्वर्ट करना शुरू किया और दिल्ली में लोग नोटिस कर रहे थे, स्पेशली द कांग्रेस, क्योंकि गुजरात सिर्फ एक स्टेट नहीं था, वो फ्यूचर का वार्निंग साइन लगने लगा था। अगर ये मॉडल नेशनल लेवल पे स्केल हो जाता तो ट्रेडिशनल कांग्रेस पॉलिटिक्स कोलैप्स कर देता। पर कांग्रेस के लिए समस्या ये थी कि मोदी और शाह का पॉलिटिक्स इस पीरियड में और करीब होता गया। राजनीति में लॉयल्टी कॉमन है, लेकिन कंप्लीट पॉलिटिकल सिंक्रोनाइजेशन रेयर होता है। मोदी और शाह एग्जैक्टली वही थे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को परफेक्टली समझने वाले दो लोग जो पॉलिटिक्स को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह देखते थे। इसीलिए गुजरात ग्रेजुअली बीजेपी की लेबोरेटरी बन गया और अमित शाह उस लेबोरेटरी के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। 2004 में कांग्रेस केंद्र में वापस आ गई, यूपीए की सरकार बन गई, दिल्ली का इकोसिस्टम चेंज हो गया, लेकिन गुजरात की मेमोरी गई नहीं थी। 2002 का साया इंडियन पॉलिटिक्स पे एक परमानेंट मार्क छोड़ चुका था और इसी बैकग्राउंड में कांग्रेस ने एक केस डेवलप करना शुरू कर दिया, सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस। इनिशियली ये एक रीजनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव बनने लगी। सीबीआई एक्टिव हुई, मीडिया प्रेशर बिल्ड हुआ और फिर स्पॉटलाइट गुजरात गवर्नमेंट के अंदर मूव करने लगी। अमित शाह डायरेक्टली टारगेट जोन में आ गए। कांग्रेस गुजरात को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करना चाहती थी। मोदी को डायरेक्टली हराना मुश्किल था, तो उनके सबसे एफिशिएंट स्ट्रेटेजिस्ट को आइसोलेट करने का पूरा प्लान बनाया गया। और फिर आया 2010, सीबीआई ट्रायल्स, कोर्ट समन्स और फाइनली तड़ीपार। झूठा केस है और राजकीय द्वेष से प्रेरित है, इसलिए मैंने ही कंसेंट दी थी कि केस देश की किसी भी अदालत में चले, मैं फेस कर लूंगा। अमित शाह को गुजरात से बाहर रखने का ऑर्डर दिया गया। एक आदमी जिसने गुजरात बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल बैकबोन बिल्ड किया, वो अपनी ही स्टेट में एंट्री नहीं कर सकता था। उस वक्त जेन्युइनली लग रहा था कि अमित शाह का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, लेकिन समय का एक अजीब नियम है कि वो बदलता है और अमित शाह के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। तड़ीपार होने के बाद एक आम पॉलिटिशियन क्या करता है, या तो डिफेंसिव हो जाता है या विक्टिम बनकर सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। लेकिन शाह ने कुछ और किया। उन्होंने खुद को नेशनल स्केल पर रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। गुजरात से बाहर रहने की मजबूरी उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल एजुकेशन बन गई। उन्होंने भारत को कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब कुछ। रीजनल पार्टीज की वीकनेस, कौन सा नेता आइडियोलॉजी से चलता है और कौन सिर्फ पावर इक्वेशन से। अमित शाह सब कुछ देख रहे थे और शायद पहली बार उनका फोकस सिर्फ गुजरात नहीं रहा, अब उनका कैनवस पूरा भारत था। कांग्रेस ने उन्हें जंगल में भेजा था वनवास करने के लिए, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें वो राष्ट्रीय समझ दी थी जो उन्हें आगे काम आने वाली थी। पार्टी और जितने जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, वो बार बार इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार के मुद्दों को उछालने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं। सर, चुनाव इससे काफी आगे निकल चुका है। हिंदू मुस्लिम एरा इस देश में खत्म हो चुका है। भूपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होने जा रहा। बट व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग, दूसरे साइड पर कांग्रेस कोलैप्स कर रही थी। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोलगेट, करप्शन एलिगेशंस लगातार बढ़ रहे थे। जिस सरकार ने अमित शाह को कोर्ट में खड़ा किया, वही सरकार अब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में फंस रही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी बीजेपी कैडर का रिएक्शन। अक्सर जब किसी नेता पर सीरियस आरोप लगते हैं तो पार्टी धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है, लेकिन अमित शाह के साथ वैसा नहीं हुआ। बीजेपी कैडर ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उनके आसपास लॉयल्टी और मजबूत हो गई, क्योंकि पार्टी के अंदर एक परसेप्शन बन चुका था कि अगला चुनाव मोटा भाई ही जिता सकते हैं। यही से अमित शाह की इमेज बदलनी शुरू हो गई। पहले वो सिर्फ गुजरात के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे, पर अब वो घायल हूं पर घातक हूं मोड में चले गए और पूरे इंडिया के चाणक्य बन गए। एग्जाइल ने शाह को ऑब्सेसिव बना दिया। उन्होंने पॉलिटिक्स को और माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखना शुरू कर दिया और यही से जन्म हुआ उस इलेक्शन मशीन का, जिसने आगे चलकर कांग्रेस को स्टेट बाय स्टेट डिसमेंटल किया। पन्ना प्रमुख मॉडल, मतदाता सूची के हर पेज के लिए एक डेडिकेटेड वर्कर। और इसी बीच 2013 में बीजेपी ने ऑफिशियली नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा,
वो अभी अपना घोषणा करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। दिल्ली की हवा बदलने लगी। कांग्रेस डिफेंसिव थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर मोदी नेशनल कैंपेन लीड करेंगे तो सबसे क्रूशियल स्टेट उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा। यूपी में 80 लोकसभा सीट्स थी, भारत की सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल बैटलफील्ड। यहाँ पर जाति समीकरण इतना कॉम्प्लेक्स था कि बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट कंफ्यूज हो जाते थे। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, रीजनल पावर स्ट्रक्चर्स डीपली एंट्रेंच्ड थे। बीजेपी यहाँ पर काफी सालों से कमजोर थी और इसी की जिम्मेदारी दी गई अमित शाह को। लोगों को लगा अमित शाह फंस गए। एक ऐसा आदमी जो कुछ समय पहले लीगल कंट्रोवर्सी के सेंटर में था, अब भारत के सबसे इम्पोर्टेंट चुनावी राज्य का इंचार्ज बनने जा रहा था। लेकिन सिर्फ मोदी को पता था कि वो किसे चुन रहे हैं। मगर मुझे भरोसा है कि पार्टी ने जिस विश्वास से मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास से मैं बिल्कुल दमखम से पार पार्टी को उतारूंगा। तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है और जिन कारणों से एंटी इनकम्बेंसी है उसका जवाब यूपी की जनता मोदी जी में देखती है। और फिर शुरू हुआ ग्राउंड वर्क। उत्तर प्रदेश को रणयुद्ध की तरह ट्रीट किया गया और अमित शाह ने मोदी जी को बनारस से चुनाव में उतारा। माना जाता है कि ये जो बनारस की सीट उनके लिए चुनी गई, ये आपका फैसला था, आपकी स्ट्रैटेजी थी कि पूर्वांचल में एक तरह से एक लहर फैले। देखिए, स्वाभाविक है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ तो मेरा एक मत होता है, मगर फैसला पार्टी का है। पार्टी ने सोच विचार कर ये फैसला लिया है। कई महीनों के अथक प्रयास के बाद फाइनली 2014 के नतीजे आए और पूरे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। बीजेपी ने अकेले दम पर मेजॉरिटी हासिल कर ली, लेकिन सबसे शॉकिंग था उत्तर प्रदेश। 80 में से 71 सीट। सबसे पहले आप माने जाते हैं द सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन द बीजेपी टुडे, अमित जी। बहुत लोग मानते हैं कि आपके बिना बीजेपी की ये आंकड़े नहीं आते। विल अमित शाह बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट? विल ही बी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कि आप संगठन में रहेंगे? देखिए बरखा जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा कोई वहम मेरे मन में नहीं पालता कि मैं बीजेपी में नंबर 2 हूं। मोदी leans on him like he leans on no one else, and he's delivered. He's shown why he has that level of respect. He says, "I do the back end work, I do the office work, I allow Modi to campaign." And self-effacing. लेकिन नरेंद्र मोदी के मन से जो चाणक्य नीति जो उनके मन में जो डेवलप होती है, उसको आगे ले जाने का काम अमित शाह करते हैं। जिस आदमी को गुजरात से बाहर कर दिया गया था, उसी आदमी ने भारत के सबसे बड़े राज्य को बीजेपी के लिए स्वीप करवा दिया और उसी मोमेंट में पावर इक्वेशन परमानेंटली बदल गई। अमित शाह अब सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट नहीं रहे, वो बीजेपी की एक्सपेंशन मशीन बन चुके थे। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। 2014 में अमित शाह को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। जश्न मनाया जा रहा है, ताजपोशी की गई है और इन सब के बीच लगातार ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं। जनता पार्टी का भारत की राजनीति में स्टेचर बनाने में श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। His forceful backing for Shah demolished the Sangh Parivar's apprehension over 2 men from Gujarat running the government and the party. अमित शाह के प्रेसिडेंसी में बीजेपी सिर्फ इलेक्शन जीत नहीं रही थी, वो टेरिटरी कैप्चर कर रही थी। उनकी वर्किंग स्टाइल अलग थी। वो पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजी और इमोशन के साथ साथ नंबर्स और स्ट्रक्चर्स की लड़ाई मानते थे और उनकी सबसे पहले नजर गई नॉर्थ ईस्ट पर। असम, एक ऐसा स्टेट जहां पर कांग्रेस काफी सालों से मजबूत थी और शाह ने उसी को तोड़ दिया। इस स्ट्रैटेजी के सेंटर में था एक नाम, हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस का पावरफुल लीडर जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो पार्टी लीडरशिप से फ्रस्ट्रेटेड थे। अमित शाह ने वो देखा जो बाकी लोग मिस कर गए। उन्होंने हिमंता को बीजेपी में लाया और ये सिर्फ एक डिफेक्शन नहीं था, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट पावर इक्वेशन बदलने वाला मूवमेंट था। कुछ साल बाद वही हिमंता बीजेपी का नॉर्थ ईस्टर्न फेस बन गए और असम बीजेपी का किला बन गया। फिर आया उत्तर प्रदेश। 2014 के लोकसभा रिजल्ट को लोग टेम्पररी मोदी वेव मान रहे थे, पर 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव ने ये दिखा दिया कि ये टेम्पररी वेव नहीं, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बीजेपी ने मैसिव मैंडेट जीता। हर रिकॉर्ड टूट गया है। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, those in his party called him the modern day Chanakya. Look at the smile, look at the confidence. पूर्वांचल में एक आंधी है, पर लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही भगवा उड़ने को तैयार है आज की तारीख में। पूरा हम लोग देखिए प्रथम फेज से ही इस बात को मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और फिर अमित शाह ने एक ऐसा डिसीजन सपोर्ट किया जिसने पूरे लिबरल समाज को चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ,
भगवा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संदेशा साफ था, बीजेपी अब कोएलिशन पॉलिटिक्स में नहीं फंसेगी। वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस के साथ पॉलिटिक्स रीशेप कर रही है। महाराष्ट्र में अमित शाह ने अपनी सबसे डेंजरस क्वालिटी दिखाई, पेशेंस। 2019 में बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा, पर इसके 2.5 साल बाद ही अमित शाह ने शिवसेना तोड़ दी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। पर दूसरा चैलेंज था शरद पवार। पवार दशकों से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे। उन्होंने हर गवर्नमेंट देखी थी, हर अलायंस सरवाइव किया था। सीधी लड़ाई में शरद पवार को हराना मुश्किल था, इसलिए अमित शाह ने गनीमी कावा खेला। एंड देन गेम अजित पवार स्प्लिट। एनसीपी अंदर से टूट गई, कांग्रेस तो इररिलेवेंट हो गई, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स परमानेंटली बदल गई। फिर आया बंगाल 2021। ये वो लड़ाई थी जहां पर बीजेपी ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ दिखाई, लेकिन ममता बनर्जी फिर भी टिक गई। बीजेपी सेकंड प्लेस पर आई, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। बहुत लोगों ने इसे अमित शाह के पहले बड़े फेलियर की तरह प्रेजेंट किया, लेकिन मोटा भाई ने इसका भी चैलेंज ले लिया। उन्होंने बंगाल को हार नहीं माना, उन्होंने उसे एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट माना, और शायद इसी वजह से बीजेपी की बंगाल स्ट्रेटेजी कभी रुकी नहीं। 2023 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मीडिया नैरेटिव ऑपोजिशन की तरफ जा रहा था, लेकिन रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने तीनों स्टेट्स जीत लिए, और ये जीत सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं थी, ये मैसेज था कि बीजेपी मशीन अभी फुल्ली फंक्शनल है। 2024 आते आते ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी को अभी कोई नहीं हरा सकता, अब की बार 400 पार। लेकिन फिर रिजल्ट आया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, सरकार भी बना ली, लेकिन मैजिक नंबर के नीचे रुक गई। एक दशक के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी को कोएलिशन पार्टनर्स का सहारा लेना पड़ रहा था। ऑपोजिशन सेलिब्रेट करने लगी। राहुल गांधी कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इंडिया अलायंस इसे मॉरल विक्ट्री बता रही थी। टीवी स्टूडियोज में लगातार डिबेट चल रही थी कि क्या मोदी का एरा खत्म हो गया है, और फिर वही चीज होने लगी जो 2010 में हुई थी, बॉडी एनालिसिस। टीवी एक्सपर्ट्स अमित शाह के चेहरे को डिकोड करने लगे। सब कह रहे थे कि अमित शाह को कॉन्फिडेंस मिसिंग है, लेकिन एक चीज सब लोग भूल रहे थे, अमित शाह ने ये फेस पहले भी देखा था। और मोटा भाई शॉर्ट टर्म डिफीट को फाइनल आउटकम नहीं मानते, वो उसे रिकैलिब्रेशन फेज मानते हैं। यही से शुरू हुआ कमबैक। हरियाणा एग्जिट पोल्स कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड स्ट्रक्चर कुछ और था। बीजेपी ने हरियाणा होल्ड किया। करेक्शन नैरेटिव पे ये पहला झटका था। फिर महाराष्ट्र, महायुति लैंडस्लाइड, कांग्रेस लेड कोएलिशन कोलैप्स हो गया। एक बार फिर से महाराष्ट्र बीजेपी का किला बन गया, और ऑपोजिशन को समझ में आने लगा कि शायद 2024 कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, इट वाज जस्ट अ पॉज। फिर आया दिल्ली, आपका सबसे बड़ा गढ़, अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल, 10 साल की सत्ता, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली जीत ली, आप कोलैप्स मोड में चली गई। एंड दिस वाज शोइंग अ पैटर्न। अमित शाह सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, वो ऑपोजिशन के कॉन्फिडेंस सेंटर्स तोड़ रहे थे। जहां ऑपोजिशन को लगता था कि ये स्टेट तो सेफ है, वही बीजेपी अटैक करती थी। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। कॉम्प्लेक्स कास्ट पॉलिटिक्स थी, लेकिन एनडीए स्ट्रक्चर होल्ड कर गया। फिर असम, हिमंता शर्मा ने दोबारा डिलीवर किया। वही लीडर जिसे कभी कांग्रेस ग्रूम कर रही थी, वो अब बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बन गया था। और उसी के साथ फाइनली वेस्ट बंगाल। बंगाल जीतना एक सिंबल था। 2021 में ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोका था। उस जीत के बाद ऑपोजिशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि कुछ ऐसे एरियाज है जहां बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी। बंगाल उनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। लेकिन हिस्ट्री का पैटर्न खतरनाक है। हर वो जगह जिसे इम्पॉसिबल कहा गया, वहां अमित शाह दोबारा लौटे। उन्होंने कहा था बंगाल अनकॉन्करेबल है। उन्होंने ये भी कहा था कि गुजरात के बाद अमित शाह का करियर खत्म हो जाएगा। बट द गेम इज नॉट ओवर अंटिल मोटा भाई सेज इट्स ओवर। अमित शाह को खत्म करने चले कांग्रेस और ऑपोजिशन को अगले 15 साल में अमित शाह ने हर जगह से उखाड़ फेंक दिया। भले देर से जवाब दिया, बट अमित शाह हैड द लास्ट वर्ड। एज दे से, रिवेंज इज द डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया है तो हाइप भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।